3 बार ओंकार ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ओंकार ध्वनि के लिए श्वास गहरा भरे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत का उत्पादक है। हम उस उत्तम विनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हम सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों आज तक रगड़े व रब बनाए, दिव्य को आंखों में धारण करें, धीरे धीरे नेत्र खोलिए। सभी को नमस्कार। चलिए, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, राधे राधे मैम। हम लोग मेथड्स पढ़ रहे थे, है ना, टीचिंग के मेथड्स, यानी कि टीचिंग कौन कौन से मेथड से हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, है ना। तो अब कल हमने पढ़ा था निगमात्मक, संश्लेषणात्मक, वस्तु विधि और दृष्टांत विधि। ठीक है, इनमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी का? चलिए, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड। हाँ, नेक्स्ट है हमारा आज कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। हाँ, चलिए, पहले एक क्वेश्चन था वसुधा जी का, संतुलन और स्थिरता, इसको डिस्कस करते हैं। फिर अपना कथन विधि और व्याख्यान विधि यानी कि स्टेटमेंट्स मेथड एंड एक्सप्लेनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन था मैम कि संतुलन और स्थिरता में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो संतुलन देखिए, जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप ट्री पोज में या वॉरियर पोज में, है ना, या फिर आप अपनी सिंगल लेग के ऊपर बैलेंस बनाते हैं, है ना, उसको संतुलन कहते हैं। यानी कि आपने संतुलन बनाया, फिर उस संतुलन में आप कितनी देर स्थिर रह पाते हैं, कितना खुद को रोक पाते हैं, है ना। या फिर जब आप अनबैलेंस हो रहे हैं, फिर से कैसे आप अपनी स्थिरता में या फिर संतुलन बना रहे हैं। यानी कि संतुलन बनाना, संतुलन हुआ, यानी कि आप सिंगल लेग पे खड़े हैं, आपने संतुलन बनाया, फिर आप उस संतुलन में कितनी देर टिके, वो हमारा स्थिरता होगी। ठीक है, चलिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं संतुलन की लंबी अवस्था, है ना, स्थिरता में चेंज हो जाती है। संतुलन हमारा बिगड़ता रहता है, फिर से हम अपना संतुलन बनाते हैं, फिर वो कितना टिक पाता है। स्थिरता यानी कि जैसे हमारे माइंड में भी कोई थॉट्स होते हैं या फिर कोई हमने क्वेश्चन लर्न किया है, वो कितना स्थिर हमारे उसमें रुक पा रहा है। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल हो रहा है। चलिए, अब अपना चलते हैं नेक्स्ट, कथन विधि। कथन विधि क्या होती है हमारी, वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ कुछ अनुमान करने या अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है ना। यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है,
जब वो चीजों को फील करने लगता है, टच करने लगता है, महसूस करने लगता है, समझने लगता है, तब उनको स्टेटमेंट्स के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु यानी कि कंटेंट का ज्ञान कराया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र जो होते हैं अधिकतर वो इनएक्टिव होते हैं, सिर्फ वो सुनते रहते हैं, है ना। टीचर बोलता रहता है और बच्चे क्या करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, एक श्रोता के रूप में बने रहते हैं। और जो हमारा पाठन होता है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली नहीं होता है। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, है ना, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए, यानी कि आप उन्हें जिज्ञासु बनाएं, उनको ऐसा शॉर्ट वे तरीके दे या फिर उनको कुछ इस तरह की टर्म्स बताएं ताकि वो उन टर्म्स को जानने के लिए जिज्ञासु बने, अवेयर हो, खुद से जानने की इच्छा रखे। व्याख्यान विधि इसी की ही सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्राय जैसे जो हमारा बड़ी क्लासेस होती है 11th में 12th में, है ना, या फिर ग्रेजुएशन में, है ना, जो जैसे हमें हिंदी का कोई लेक्चर देना है या फिर एसएसटी में लेक्चर देना हो, यानी कि एक्सप्लेन करना, व्याख्यान करना, यानी कि लेक्चर देना, लेक्चर मेथड भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी यही सेम होता है, टीचर एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। अब आपने देखा होगा जो लेक्चर मेथड होते हैं, क्लास में टीचर एंटर करते हैं, टॉपिक अपना लेते हैं कि ये टॉपिक है और उसके बारे में मतलब सुनाते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो इसमें हमारा स्टूडेंट क्या होता है, वो एक तरह से श्रोता हुआ, सुनता रहता है, वो इनएक्टिव होकर, वो उसमें कोई स्टूडेंट इतना एक्टिव नहीं होता है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट हमारा इनएक्टिव है, एक श्रोता के रूप में सिर्फ लेक्चर को सुनता है। उच्च कक्षाओं में प्राय लेक्चर विधि, व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। कथन विधि में प्राय हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन देना, प्रेजेंट कैसे करना, प्रिंसिपल देना, फिर उनमें तुलना करना, उनमें डिफरेंस बताना, एक्सपेरिमेंट करके बताना। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। स्किल्स एंड कौशल और रसवास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग हो पाता है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यानी कि कथन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विषय वस्तु को सरल, क्रमबद्ध एवं स्पष्ट कथनों यानी कि स्टेटमेंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है ना। एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें शिक्षक मुख्य तथ्यों, परिभाषाओं और सिद्धांतों को सीधे रूप में डायरेक्टली बताते हैं, है ना। आप चाहे तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्टेटमेंट मेथड की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब शिक्षक किसी विषय को छोटे छोटे कथनों के द्वारा समझाता है, जब शिक्षक किसी विशेष विषय को छोटे छोटे कथनों के द्वारा समझाता है और विद्यार्थी उसे सुनकर ग्रहण करते हैं, तो इसे कथन विधि कहते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। और इसके लाभ क्या हो सकता है इस विधि का, यानी कि कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को पूरा कराना। नेक्स्ट लिखेंगे लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि।
व्याख्यान विधि में शिक्षक विषय को तार्किक क्रम, उदाहरणों, व्याख्या और विश्लेषण के मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें शिक्षक विषय का गहन विवरण देता है ना, यानी कि डीपली एक्सप्लेन करता है, आपको गहराई से सब्जेक्ट को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, जब शिक्षक किसी विषय को सुनियोजित रूप से तर्क और उदाहरणों के साथ समझाता है तो उसे व्याख्यान विधि कहते मैम हैं। थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। जब शिक्षक किसी विषय को सुनियोजित रूप से तर्क और उदाहरणों के साथ समझाता है तो उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। इसमें भी शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। और जैसे जहां हम लेक्चर, जैसे जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में स्टूडेंट होते हैं, वहां पे ये एक हेल्प करता है हमें, है ना। एक लाभ इसका हो सकता है कि जब बड़े समूह को पढ़ाना हो तो बड़े समूह को पढ़ाने में लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि सहायक होती है ना। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई आसन ले, या फिर आप अष्टांग योग ले, फिर अष्टांग योग को आप सीधे लेक्चर के रूप में, है ना, एक्सप्लेन करते जाए कि अष्टांग ये होता है, इतने 8 अंग होते हैं, फिर 8 अंग में उनके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि आप सिर्फ उनको एक्सप्लेन करते जाए, है ना, नियमों को बताते जाए बस, और जो स्टूडेंट है वो सुनते रहे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। इसको सुकराती मेथड भी कहा जाता है। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक जैसे क्वेश्चन करके, जो क्लास होती है कई बारी हमारी, उसको स्टार्ट ही किससे किया जाता है, क्वेश्चन करके स्टार्ट किया जाता है ना। प्रश्न पूछ के बच्चों से, बच्चों को एक्टिव किया जाता है, और फिर उसको उसके टॉपिक पे लेके आते हैं, है ना। क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपको कोई भी आसन पढ़ाऊं, फिर आसन से पहले मैं आपको आपसे क्वेश्चन करूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप खड़े होकर कौन कौन से आसन कर सकते हैं, है ना। फिर मैं आपसे आप ही से क्वेश्चन करूं कि ऐसे खड़े होके करने वाले कौन से बैलेंसिंग आसन है जिसमें संतुलन बनता है ना। यानी कि मैं आपको टॉपिक पर लेके आऊं, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन आस्क करते हुए, क्वेश्चन पूछ कर आपको मैं आपके टॉपिक पे ले आऊं। यानी कि मैंने आपको आज कक्षा में संतुलन पढ़ाना है, तो अगर मुझे आपको कक्षा में बैलेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है, संतुलन के बारे में कि संतुलन होता क्या है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं। सबसे मैं आपसे पहले पूछूं कि आप खड़े होकर करने वाले आसन कितने तरह से कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट आंसर करेंगे, कुछ बैठकर, कुछ लेटकर, कुछ खड़े होकर। फिर आंसर आया ना निकल के, यानी कि खड़े होकर। कक्षा से ही आंसर आता है, बच्चों से ही। अब किसी बच्चे ने आंसर दिया जैसे कि खड़े होकर, फिर टीचर वही रुकेगा, फिर टीचर कहेगा कि खड़े होकर करने वाले कौन कौन से आसन है ना। अब वो अलग अलग नाम बताएंगे, जितने भी हम जो आसन होते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, उनके एग्जांपल्स, उनके उदाहरण देंगे। फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्यों, कौन से आसन है जिनमें आप बैलेंस भी बनाते हैं, है ना। यानी कि फिर हम घूम के अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक वो क्वेश्चन करके हम टॉपिक पे पहुंचते हैं, और फिर अपना टॉपिक, जैसे ही हम अपने टॉपिक पे आए, फिर टॉपिक अपना मेंशन करके टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं, वह शिक्षण विधि
जिस शिक्षण विधि में ज्ञान का आदान प्रदान, डेफिनेशन लिखे, जिस शिक्षण विधि में ज्ञान का आदान प्रदान प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से किया जाता है उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। मैडम और जिस शिक्षण विधि में ज्ञान का आदान प्रदान प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से किया जाता है उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ये जो मेथड होता है इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं, है ना। जब टीचर तो एक्टिव रहते ही हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है, यानी कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। अब कैसे प्रश्नों की आवश्यकता होती है, प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों है और क्या महत्व है। पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर, यानी कि जब बच्चे लास्ट क्लास में या फिर लास्ट टॉपिक बच्चे ने क्या पढ़ा, या फिर आप यही ले लीजिए, मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे 4th क्लास से बच्चा 5th क्लास में आया है ना, स्टैंडर्ड चेंज हुआ है बच्चे का, है ना। तो आप उसको कितना ज्ञान है ना, आप उसको उस टॉपिक पे, जो टॉपिक आज उसको पढ़ना है, उसको प्रीवियस यानी कि पहला उसके बारे में वो कितना जानता है। तो आप पहले प्रीवियस ज्ञान जानने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, है ना। आपको मैंने जैसे अभी उदाहरण बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछ के आपको टॉपिक पे लेकर आना है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि प्रीवियस नॉलेज कितनी है बच्चे की, है ना। कहीं प्रीवियस नॉलेज दोबारा देने की जरूरत तो नहीं है, उसको वहीं रोककर वहीं एक्सप्लेन किया जाता है ना। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज से जोड़ना, है ना। पूर्व ज्ञान का पता लगा, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है ना। फिर क्वेश्चन कब किए जाते हैं, एक तो पहले किए जाते हैं प्रीवियस नॉलेज जांचने के लिए, फिर एक कब किए जाते हैं, जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपका जो चैप्टर है जो आपने बच्चे को पढ़ाया है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, वो फिनिश हो जाता है ना, तब बच्चे ने कितना समझा, कितना सीखा, कितना अर्जन किया उस चैप्टर से, तब फिर आप क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं बच्चे से, है ना। यानी कि उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है ना। और यहीं से आपको ये भी पता चलता है कि किस बच्चे ने सीखा और किसको और ज्यादा सिखाने की आवश्यकता है ना। तो इस आपको पता चलेगा, है ना। बच्चों को आप बार बार बोलते हैं, आप क्वेरी करें, क्वेश्चन करें, कई बार होता है सभी बच्चे नहीं पूछ पाते हैं, है ना। लेकिन जब टीचर बोलती हैं तो टीचर को कहीं ना कहीं, जब बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो यानी कि टीचर को ये भी पता चलता है कि उन्होंने कितना ज्ञान ग्रहण किया। और अगर उनको थोड़ा डाउट है या फिर समझने में अभी भी सक्षम नहीं है बच्चा, तो उसको फिर से एक्सप्लेन करना उसी के मेथड के द्वारा, जैसे बच्चा समझ पाए, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना। थर्ड है बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु, यानी कि बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों बच्चा नहीं समझ पा रहा है, इस समस्या को जाने
और उसका निवारण करेंगे, है ना, उपचार करेंगे उसका। ये भी मेथड होते हैं, उपचारात्मक मेथड, यानी कि उसको उपचार देंगे, रेमेडी देंगे, नए नए स्किल्स को यूज करेंगे ताकि बच्चा समझ पाए और बच्चा इंटरेस्ट भी ले। अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कैसे होने चाहिए, यानी कि प्रश्नों की प्रकार क्या हो। आप जो प्रश्न करें उसकी भाषा स्पष्ट हो, निश्चित होनी चाहिए। आप ये नहीं घुमा फिरा के बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे का स्टैंडर्ड भी नहीं है इतना। आप स्पष्ट भाषा में क्वेश्चन करेंगे, है ना, निश्चित होना चाहिए इतना क्वेश्चन है जिससे छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप अपने क्लास में आहार का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, आपका विषय क्या है, आहार। तो आप बच्चे से पूछे कि बच्चे ने आज खाने में क्या खाया, सिर्फ इतना पूछे। एक बच्चा एक बताएगा, दूसरा बच्चा दूसरी वैरायटी बताएगा। इससे क्या होगा, एक तो वैरायटी ऑफ फूड पता चलेगी आपको, है ना, कि कितने तरह के फूड होते हैं, बच्चों को भी उनका ज्ञान होगा, है ना, वैरायटी ऑफ फूड पता चलेगी और आप अपने टॉपिक पर भी आ पाएंगे, है ना। केवल आपको इतना पूछना है कि आज आपने क्या खाया। सॉरी। एक मिनट प्लीज। चलिए, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चे की बोलचाल वाली भाषा है, यानी कि उसकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अब देखिए जब बच्चा कितने बच्चे हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है और उनको बच्चे के पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में उनका एडमिशन करा देते हैं, है ना। तो ये बात इसीलिए यहाँ पे कही गई है, उसकी व्यवहारिक भाषा। यानी कि आपका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा दिया तो टीचर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करे, है ना। यदि आपका स्टूडेंट की जो मदर टंग है वो हिंदी है और आप उससे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, बच्चे को अभी इंग्लिश का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या वो आपका क्वेश्चन समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रश्न की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा यानी कि उसकी जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसके अनुसार की जानी चाहिए जिसको वो आसानी से समझ पाए। नेक्स्ट है नंबर 3, प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। यानी कि आपका एम क्या है, आपको टॉपिक क्या, आपको टॉपिक पढ़ाना है आज, है ना। अब पढ़ाना आपको आहार है, फूड आपको पढ़ाना है और आप एयर का क्वेश्चन करने लग जाए। यानी कि आपको अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आज ये मेरा टॉपिक है, मैंने ये पढ़ाना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने अपने विद्यार्थी से प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों का क्रम तर्क संगत होना चाहिए। यानी कि वो तार्किक होने चाहिए, है ना, एक तरह से उनको समझ आए बच्चों को, जिससे बच्चे की तर्क शक्ति, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो भी बढ़े। नेक्स्ट है हमारा करके सीखना मेथड, है ना, करके सीखना विधि, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। और ये जो हमारा मेथड होता है प्रश्नोत्तर मेथड, इसमें हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, बच्चे सक्रिय रहते हैं और ध्यान और उनकी रुचि बढ़ती है, वो इंटरेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों से जब क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो फटाफट बच्चे हैंड रेज करते हैं, है ना। यानी कि पूरी क्लास आपकी एक्टिव हो जाती है, कोई भी बच्चा डल नहीं है, पूरा क्लासरूम आपका एक्टिव हो जाता है जब आप क्वेश्चन करते हैं, सब बच्चे अलर्ट रहते हैं, है ना। तो एक इसका बेनिफिट ये भी है, जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आएंगे अपना
लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है ना, जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जब से यह सिद्ध किया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वरन छात्र है, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है ना, छात्र केंद्रित है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमारी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको बनाया गया है। तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है, यानी कि करके सीखना। आप बच्चों को दे करने के लिए, जब बच्चा छोटे क्लासेस में होता है या फिर उनको बच्चे को ग्रामर सिखा रहे हैं या कोई भी, तो बच्चे को छोटी क्लास में क्या करते हैं, एक्टिविटी दी जाती है। एक्टिविटी करके क्या करते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, है ना। अब आपने बच्चों को जेंडर टॉपिक पढ़ाया, एक एग्जांपल आपका ग्रामर से लेती हूँ। जैसे बच्चों को हम जेंडर पढ़ा रहे हैं, ही एंड सी, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसमें आप उसमें क्या करेंगे, आप सिर्फ लिस्ट दे दे बच्चों को, मिक्स लिस्ट दे दे, बोर्ड पे आप एक्टिविटी मेंशन करके आप एक मिक्स वर्ड्स लिख दें, जिसमें फेमिनाइन भी है और आपके मस्कुलाइन भी है ना, यानी कि मेल फीमेल दोनों के आपने नाम लिखे। तो इसमें क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा। वो खुद उसको करने के लिए दे कि आपको सेग्रीगेट करने, आपको छांट के लिखने हैं कौन से फेमिनाइन है कौन से आपके मस्कुलाइन है। तो इसमें बच्चा खुद करके सीखेगा, एक तरह से उसकी सारी इंद्रियां खुलेंगी, वो एक्टिव होगा। इससे क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है बच्चों का जब वो खुद करके सीखते हैं। अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, और यानी कि वो अपने अनुभव से सीखता है। आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी, ये बड़े मॉन्टेसरी, ड्यूबी, ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जैसे ड्यूबी है, मॉन्टेसरी है। आपने देखा होगा पहले हमारे इंडिया में मॉन्टेसरी स्कूल्स होते हैं, तो इन्हीं के नाम पे वो मॉन्टेसरी स्कूल खुले थे, है ना। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बच्चों को के साथ रह के बच्चों का व्यवहार जाना, है ना, उनकी रुचि को जाना, एक तरह से मेथड इन्होंने दिए हैं कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षा शास्त्र में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक क्रियाशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया जाए, यानी कि बच्चे खुद एक्टिव हुए। अब महात्मा गांधी जी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया है। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती है, जैसे शोध विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड, योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन प्रणाली और बेसिक शिक्षा विधि आदि। यानी कि ये और अनेकों मेथड्स हैं जिनका प्रतिपादन हुआ और जिनके द्वारा बच्चों को आप टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग आप शिक्षण का वह सिद्धांत है, वह विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं करके अनुभव प्राप्त करके सीखता है। इससे सीखने की जो प्रक्रिया है वो व्यवहारिक होती है, केवल सुनने या याद करने पर आधारित नहीं होती। और डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, जब विद्यार्थी किसी कार्य को स्वयं करके जब विद्यार्थी किसी कार्य को स्वयं करके ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करता है तो इसे लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना कहा जाता है। फिर से मैम बोलिए।
हाँ जी, जब विद्यार्थी किसी कार्य को स्वयं करके ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करता है तो इसे करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है। यह बाल केंद्रित शिक्षण है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा शोध विधि। इसमें क्या है, जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ है। किसके द्वारा? आर्मस्ट्रॉन्ग छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है, उसे बताया न जाए, है ना। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित है ना। फिर वो क्या करते हैं, वो उस टॉपिक पे किस किस ने क्या क्या अपने विचार प्रकट किए हैं, है ना, क्या विचार दिए, क्या थॉट्स दिए हैं, या फिर क्या क्या जितना भी मतलब ज्ञान उसको मिल सकता है, जितना बटोर सकता है, वो उस अंडर वो अपना कोट कर रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने समझाया आपको कि जैसे पीएचडी कुछ लोग करते हैं, है ना, या फिर साइंटिस्ट जो होते हैं रिसर्च कर रहे हैं, है ना, यानी कि वो किस विधि का यूज करते हैं, वो शोध विधि को प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें जो आपका टीचर होता है, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं, वो आपके पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। यानी कि शोध विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज, अध्ययन
निरीक्षण और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें विद्यार्थी समस्या का समाधान स्वतंत्र रूप से खोजता है। और डेफिनेशन लिखेंगे, जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी किसी समस्या या विषय पर जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी किसी समस्या या विषय पर स्वयं अनुसंधान यानी कि रिसर्च करके नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, उसे शोध विधि कहते हैं। जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी किसी समस्या या विषय पर स्वयं अनुसंधान करके नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, उसे शोध विधि कहते हैं। यह विधि मुख्य रूप से विद्यार्थी केंद्रित होती है और इससे जो आपके विद्यार्थी होते हैं, आपके जो स्टूडेंट होते हैं, कर दीजिए। हाँ लिखिए, जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी किसी समस्या या विषय पर स्वयं अनुसंधान करके नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, उसे शोध विधि कहते हैं। यह विधि विद्यार्थी केंद्रित विधि है। मैम यह विधि विद्यार्थी केंद्रित है। और आज आपको एक होमवर्क मैं देती हूँ। जैसे यहाँ पे है ना, साइकोलॉजिस्ट के नाम आए हैं, जैसे मॉन्टेसरी, है ना, डीवी, है ना, जॉन ड्यूई जो थे ना, और आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बारे में थोड़ा आप रीड करके आइएगा। कल मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे, आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप चलिए, और ये जो शोध विधि होती है, इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर एक खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, वो खोज करना सीख जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, है ना।
ये बहुत डिटेल में, नहीं तो बहुत डिटेल में है ये टॉपिक ना, और सारे टॉपिक आपने भी देखा होगा। अभी हम देखो बचपन से लेके हम अब तक पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम जान जो मेथड है ये कहाँ से बने हैं, है ना। तो आप इनके बारे में जब पढ़ोगे ना तो आएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि एक अमेरिका के, इनको भी फल योजना यानी है पूरा जॉन डीवी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या को यानी कि कोई प्रॉब्लम ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाई जाती है ना। जब आप कई बार कक्षा में होते हैं, क्वेश्चन आप या फिर पढ़ाते होते हैं, है ना, आप पढ़ा रहे होते हैं जब कक्षा में अपनी, तो कई बार बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर जाते हैं कि टीचर्स को भी नहीं पता होता, है ना। तो वो भले टीचर तो फिर भी जान जाएंगे, है ना। यानी कि जब वो जो क्वेश्चन उस बच्चे ने क्रिएट किया है, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आया है, यानी कि जो प्राय छात्रों के द्वारा उठाया जाया है, उसी समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाए। यानी कि परियोजना विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक जीवन से संबंधित समस्या या विषय को लेकर योजना बनाकर कार्य करके अनुभव के माध्यम से सीखता है। इससे सीखने की प्रक्रिया क्रियात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखें, जब विद्यार्थी किसी विषय या समस्या पर जब विद्यार्थी किसी विषय या समस्या पर परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है, जब विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट का विषय या हिंदी, हाँ जी, प्रोजेक्ट का हिंदी क्या होता है? परियोजना परियोजना जब विद्यार्थी किसी विषय या समस्या पर परियोजना ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करता है और स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, तो उसे परियोजना विधि कहते हैं। और ये वाला मेथड भी बाल केंद्रित होता है, बालक केंद्रित शिक्षण है ये। एक तरह से कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। और इस विधि से बच्चे के अंदर व्यवहारिक ज्ञान का भी विकास होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डॉल्टन योजना। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा।
अमेरिका के डॉल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्कस्टर ने शिक्षा की नई विधि प्रयुक्त की जिसे डॉल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी, है नी। यानी कि जो कोई दोष है हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा प्रणाली में, उसको दूर करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। डॉल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है ना, जो हमारी लैब होती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र यानी कि पिक्चर्स, फोटो, मानचित्र, मैप तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड बुक्स भी रहती है। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, हेल्प करता है। जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए हेल्प करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है, यानी कि जो बच्चे के द्वारा, जो बालक के द्वारा काम किया गया, वर्क किया गया, उनको वो जांचते हैं और उनमें अगर कोई संशोधन करने योग्य होता है, कोई त्रुटि होती है, तो उनको संशोधित किया जाता है। वर्ष भर का कार्य 9 to 10 भागों में निर्धारित कर असाइनमेंट के रूप में, है ना, असाइनमेंट मिलते हैं ना, जैसे बच्चों को असाइनमेंट्स दिया जाता है, असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। छात्र उसे निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर पूरा करता है। छोटे बच्चों को असाइनमेंट जैसे हॉलीडे होमवर्क में असाइनमेंट दे देते हैं, है ना, यानी कि उनको उनके नेचर से संबंधित कोई टॉपिक दे दिया, है ना, यानी कि आप जब छुट्टी में इधर जाते हैं या घूमते फिरते हैं, है ना, कि आप क्या देखते हैं नेचर में, ऐसा, है ना, जिससे सारा हमारा जो फोकस होता है वो फोकस होता है बच्चे के ब्रेन को विकसित करना, डेवलप करना, अधिक से अधिक विकसित हो सके, अधिक से अधिक रुचि लेकर आए बच्चे। आप देखो कक्षा में कितने छात्र होते हैं, है ना, 40-30 स्टूडेंट्स होते हैं और सबको देखो आपने, सबकी रुचि भिन्न होती है ना। एक टीचर का काम इतना आसान नहीं होता है ना। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हुए ना, एक ही बच्चे को या दो, अपने दोनों बच्चों को, 3 बच्चों को, हमारे इतने बच्चे, 1 है 2 है, हम उन्हीं को पढ़ाने में ऊब जाते हैं, है ना, हम पढ़ा ही नहीं पाते, हम हथियार डाल देते हैं। तो टीचर का काम इतना छोटा नहीं होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है ना, यानी कि वो 40 बच्चों को, 30 बच्चों को एक कक्षा में एक टीचर संभालता है और उसकी ड्यूटी क्या है, उसको हर एक विद्यार्थी को, अपने हर एक स्टूडेंट को, हर एक बालक को समझाना भी है ना, कि उसकी हर एक बच्चा उसकी बात को समझ पाए। कोई बच्चा, उसका कोई स्टूडेंट ऐसा ना रहे कि वो उसकी नॉलेज में वो टॉपिक वो ना समझ में, वो क्लियर ना हो, है ना। लेकिन फिर भी कितना ऐसा होता है, क्योंकि वो बच्चों की रुचि होती है ना। देखो पढ़ते सभी है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट रहते हैं, सेकंड रहते हैं, रैंक में रहते हैं, है ना, यानी कि अपनी क्लास में पोजीशन लेकर आते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो रैंकर स्टूडेंट है, रैंकर बच्चा है, या जिसकी पोजीशन आती है, सिर्फ वो ही अच्छा कर पाते हैं, है ना। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, है ना, अपने आसपास को देखें या फिर अपने ही घर में देखें। आपके घर में अगर आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जिनमें से आपका एक बच्चा अच्छा करता है, एक बच्चा आपका सो करता है, लेकिन पता नहीं कब बच्चा चेंज हो जाए। मतलब आपको मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि बच्चे के बचपन से ही एक विचारधारा अपने माइंड में सेट नहीं करनी चाहिए कि ये बच्चा तो सिर्फ इतना ही कर पाएगा, है ना। ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कि अपने बच्चे को जिज्ञासु बनाए, है ना, उसको
अगर वो ठीक है पढ़ाई में उसको कम चल रहा है, उसको खेल की तरफ मोड़े आप, है ना। तो आपकी भी ड्यूटी होती है, पेरेंट्स की तो टीचर से भी ज्यादा ड्यूटी होती है ना। जब एक बार टीचर अपने हाथ गेर देते हैं तो पेरेंट्स उठाते हैं अपने बच्चों को ना, संभालते हैं, यानी कि अपने बच्चों को जिज्ञासु बनाए, है ना। वो जानने की इच्छा उसके अंदर, उसकी प्रवृत्ति ऐसे हो कि वो जब तक ना जान पाए तब तक वो टिके ही ना, वो रुके ही ना। कहीं आपने, कई स्टूडेंट्स में, कई बच्चों में ये प्रवृत्ति खुद से होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में, क्लास में तो छोड़ो, घर में भी पेरेंट्स से क्वेश्चन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। जब पेरेंट्स ने एक का आंसर दिया फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे करेंगे, आपने दूसरे किया, आप ही ऊब जाते हैं लास्ट में आते हुए। होता है ना कि आप, आपको क्या करेंगे, या तो बच्चों को डांट देंगे या फिर आप बोल देंगे हमें नहीं पता है ना। क्योंकि या फिर ये बोल देंगे कि जब देखो बोलते रहते हो, कितना बोलते हो, है ना। लेकिन वो एक सॉल्यूशन नहीं है ना। आपको जब आपसे आपका बच्चा क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, तो आपको उसके हर क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। हमारे बड़े बेटे में यही था। हाँ ये हर बात को क्यों से जोड़ता था, क्यों होता है, कैसे होता है। और छोटा बेटा है तो वो जल्दी बोलता ही नहीं है, चुप रहता है, अपने आप समझने की कोशिश करता है। हाँ ये देखो, ये एक नेचर होती है, ये प्रकृति ने बनाया उनको ऐसा। हर कोई, इसलिए कहते हैं ना कि तुलना भी नहीं करनी चाहिए कभी भी बच्चों का, कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जिसमें जो स्टार्टिंग से रैंक लेके आता है या फिर जो पोजीशन में रहता है क्लास में, वो ही बच्चा अच्छा कर पाता है। बच्चा पता नहीं कब सीख जाए, यानी कि आपको उसके बचपन में तय नहीं करना है कि ये तो सिर्फ इतना ही करेगा। कई पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, है ना। उनके बच्चे जैसे वो स्टार्टिंग में नहीं चल पाते हैं, है ना। कई बच्चे होते हैं ना जो मन चुराते हैं पढ़ाई से या फिर देर से सीखते हैं। तो उनके पेरेंट्स को हार नहीं माननी चाहिए, है ना। वो पता नहीं कब वो एक्टिव हो जाए, कब सीख जाए। ये टाइम, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल टाइम में ही, 5th क्लास तक है, 8th तक है। पता नहीं आपका बच्चा 12th में चेंज हो जाए, पता नहीं आपका बच्चा 11th में चेंज हो जाए। बच्चे पे डिपेंड करता है ना। और आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। आपको कभी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है, भले ही ना उसके मार्क्स को कभी जज करना है ना। या फिर आप अपने दोनों बच्चों को भी आपस में कंपैरिजन ना करें कि ये अच्छा करता है, ये अच्छा नहीं करता है। जो अच्छा नहीं करता है उसको ज्यादा मोटिवेट करें, है ना। पता नहीं कब आपका वही बच्चा आगे निकल जाए। देखो जो अच्छा कर रहा है वो तो अच्छा कर ही लेगा, तो उसकी तरफ कम ध्यान की देने के बजाय उसको ज्यादा मोटिवेट किया जाए जो थोड़ा पीछे है ना। आपके मोटिवेशन से, आपकी हार्ड वर्क से आपका वो बच्चा भी पता नहीं लाइफ में क्या कर बैठता है ना। तो इसलिए कभी भी बचपन में ही बच्चों का सेट, अपना माइंड सेट कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को लेकर कि ये तो डल है, ये देर से सीखता है, कम समझ में आता है। यानी कि बच्चा पता नहीं कब क्या कर जाए, भले ही उसका 40% रिजल्ट रहता है ना, 50% रिजल्ट रहता है, कई बार वो क्लास में फेल भी हो गया है, लेकिन आपको सिर्फ उसके साथ देना है। जितना अच्छे से आप बच्चों को अपने मोटिवेट कर सकते हैं ना, उतना कोई बाहर वाला नहीं कर सकता है। तो सिर्फ आपको अपने बच्चे पे फोकस करना है। आप जितना सिखा सकते हैं बच्चे को, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके बच्चों को सिखा पाए। चलिए अब डाल्टन मेथड को चलते हैं। मैम अगर बच्चे कुछ बोलना ना चाहे, अपने मन में बात रखे रहे, तो कैसे आप, उनको निकालना। हाँ वो आप जाने ना बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है कि आपसे बच्चा छुपा रहा है। बच्चे से फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें बच्चों से, है ना। तो ये अगर बच्चे को ये लगे कि नहीं हम इनसे बताएंगे तो सबसे बता देंगे। नहीं, तो यही विश्वास तो आपको बनाना है अपने बच्चों के अंदर, है ना। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा ऐसा होता है कि आते ही सब कुछ बता दिया, सब उगल दिया। आज टीचर ने ये कहा, आज टीचर ने वो कहा। गर्ल्स क्या ध्यान देती है अधिकतर, आज मेरी मैम ये पहन के आई थी, आज मैम ने वो पहना था, आज मैम ने गुड दिया, वेरी गुड दिया। एक बच्चा होता है उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो ये प्रवृत्ति आपको उसके अंदर लेके आनी है ना।
जब आपका बच्चा आपसे शेयर करने लगता है ना, तो और ज्यादा इजी हो जाता है बच्चे को समझना। पर ये मुश्किल भी नहीं है ना। मेरे घर में जैसे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो बड़े अच्छे से सब कुछ बताएगा, लेकिन बड़े बेटे में ये आदत नहीं है। लेकिन आज हमने इतना काम करके, है ना, उसको इतना बना दिया है कि वो शेयर करने लगा है अपनी बातें। पहले वो शेयर भी नहीं करते थे, है ना। हम मतलब तरसते थे कि क्लास में क्या हुआ है ये बताए, लेकिन हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर इसमें प्रेशर भी नहीं डाल सकते, है ना। धीरे धीरे फ्रेंड्स के उसकी दोस्त बन के, या फिर पूछे 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 पूछे, तो फिर उसको अगर उसने कोई गलती भी की है ना, तो उसको डांटने के बजाय समझाएं। तो ऐसा नहीं है, जब आप इतना मतलब आप इतने लगन के साथ काम करते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलते हैं, है ना। 10 बात आज तक उसने एक भी बात नहीं बताई थी, 10 बात में से अगर उसने 5 भी बात बनाई है तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट हुआ ना। चलिए, टॉपिक से थोड़ा सा हट गए थे। शेयर करते हैं, छोटे बेटे नहीं शेयर करते हैं। अच्छा, तो आप कोशिश करें कि वो आपसे शेयर करें, आपसे नहीं करें, अपने फादर से शेयर करें। फादर तो और ही नहीं बोलेंगे, हमसे तो कह भी लेंगे। हाँ, नहीं, ये एक प्रवृत्ति होती है, नेचर ने बनाया, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो आप जब कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे, है ना। तो ये सब बातें ना आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है ना। अपने बच्चों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सारी बातें हमारे स्कूल पे या टीचर्स पे नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। आजकल स्कूल्स में तो बहुत काम होने लगा, वो बहुत बिजी शेड्यूल होने लगा उनका, है ना। तो कई हमारी आपने देखा होगा, जैसे हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई, बच्चों की छुट्टी हो जाती है। जो कॉन्वेंट स्कूल करते होते हैं वो क्या करेंगे, एक दिन पहले सेलिब्रेट करके छुट्टी कर देते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है ना। एक बार हमने टीचर से, उनके प्रिंसिपल से क्वेश्चन किया कि हम लोग बचपन में क्या था, हम लोग तो सेलिब्रेट करते थे, है ना। हमें कितने कल्चर प्रोग्राम होते थे, उससे क्या होता है ना, देखो वो भी सब क्या करते हैं, वो एक दिन पहले बोलते हैं कि हमने एक दिन पहले सेलिब्रेट कर दिया है। अब प्रिंसिपल का जवाब क्या था, आपकी क्या ड्यूटी है, एज ए पेरेंट्स आपकी क्या ड्यूटी है ना। तो हमने क्या ड्यूटी की करनी है ना। तो यानी कि जब स्कूल से आपको नो मिला, तो आपकी ड्यूटी है उनको अवेयर कराना। आप टीवी में उनको दिखाएं, जैसे फ्लैग होस्टिंग रहती है, या फिर यदि आसपास फ्लैग होस्टिंग होती है, आप वहां लेकर जाएं बच्चों को, है ना। तो आपकी ड्यूटी है। अब टीचर ने तो हमें बोल दिया, जो प्रिंसिपल ने जो ये बात बताया कि नहीं आपकी क्या ड्यूटी है, बट बच्चे वहां जहां अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे, जहां इतने सारे बच्चे हैं, जहां वो डेली जा रहे हैं, उस दिन जाएंगे तो उन्हें कुछ ज्यादा तो नॉलेज मिलेगी। उन्होंने बोल दिया ना कि हमने कल करा दिया, है ना, जबकि छुट्टी का कोई मतलब होता ही नहीं है उस दिन, जी है जी। ना। अब प्राइवेट स्कूल में छुट्टी होने लगी है। हाँ, प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, एक दिन पहले 2 घंटे जी के लिए, 3 घंटे के लिए टाइम, अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, उसी में वो करके, उनका फंक्शन करके करा के, उनको जो भी टॉफी चॉकलेट देनी होती है उनको देके वो। लेकिन ये सीमित हो गया है ये चीज, है ना। इसको सीमित नहीं होना चाहिए था, जबकि, है ना, पहले जो ये डेज सेलिब्रेट होते थे तो इनमें टाइम लगता था, हमारा मतलब पूरा जो स्कूल टाइम होता था वो उसी में निकल जाता था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज वो अभी शायद गवर्नमेंट स्कूल में शायद अभी भी होता है, लेकिन बच्चे क्या है, छोड़कर के बच्चों को अपनी भी आने की कोशिश करें, बच्चे को जितना आप सिखा सकते हैं। चलिए, ठीक है, मैम क्लास कई को कई के एंड स्कूल में करते तो हैं। अटेंडेंस कंपलसरी है मैम, 15 अगस्त एंड 26 फरवरी जनवरी। क्या बोल रहे हैं मैम? अटेंडेंस कंपलसरी होता है, मेरी बेटी के स्कूल में तो आपको जाना ही जाना है उस दिन। अच्छा, यस। दोनों दिन नहीं, हमारे यहाँ